हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर आपका ज्योग्राफी है, जो आपका भूगोल यानी सेकंड पेपर है। आपका क्या है? सेकंड पेपर, जिसको आप बोलते हैं क्या? पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना, यानी राजनीतिक भूगोल। और यह जरूरी नहीं है कि आप लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहां पर राजनीतिक भूगोल जो है आपके फोर्थ सेमेस्टर में ही रखा गया हो। आप चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, कोई भी सेमेस्टर है, अगर आपके सिलेबस में राजनीतिक भूगोल है तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। प्रश्न आपके लघुत्तरीय प्रश्न, 3 लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? एकात्मक राज्य क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, लिखा गया है, एकात्मक राज्य सैद्धांतिक तौर पर एक शक्तिशाली केंद्र वाले राज्य होते हैं, ठीक है ना। इनकी आंतरिक समानता एवं सह अस्तित्व की भावना होती है, यानी इनमें जो होता है आंतरिक समानता एवं सह अस्तित्व की भावना पाई जाती है। यानी भैया, जो एकात्मक राज्य होते हैं ये सैद्धांतिक तौर पर शक्तिशाली केंद्र वाले राज्य होते हैं। इनमें आंतरिक समानता और सह अस्तित्व की भावना पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि ए आकार में जो है ए राज्य जो होते हैं बड़े आकार वाले नहीं नहीं होते हैं, मतलब इनके आकार जो होते हैं छोटे होते हैं। इनकी आकृति जो होती है ठोस होती है। इनमें एक क्रोड होता है जिसकी स्थित समानता क्या होती है? केंद्रीय होती है, मतलब सेंट्रल क्रोड इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि ए राज्य समांतर सघन बसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, फ्रांस, चीन, जापान, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, ठीक है ना, फिनलैंड, इटली, न्यूजीलैंड आदि जो है भैया एकात्मक राज्य के उदाहरण हैं, जिसमें से फ्रांस जो है उत्कृष्ट उदाहरण है आपके एकात्मक राज्य का। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं भैया, एकात्मक राज्य क्या होता है? सैद्धांतिक तौर पर एक शक्तिशाली केंद्र वाले राज्य होते हैं। इनमें आंतरिक समानता और सह अस्तित्व की भावना देखने को मिलती है। ये जो है आकार में छोटे होते हैं, मतलब बड़े आकार वाले नहीं होते हैं। इनकी आकृति जो होती है ठोस होती है। इनमें एक क्रोड होता है जिसकी स्थित समानता क्या होती है भैया? केंद्रीय यानी सेंट्रल होती है। ये राज्य समानता सघन बफे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उदाहरण में आपका फ्रांस जो है, चीन, जापान, ठीक है ना, ये सब है। फ्रांस जो है उत्कृष्ट उदाहरण है आपके एकात्मक राज्य का। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और जिस भी व्यक्तियों को जरूरत हो, जिस भी व्यक्ति को जरूरत हो, उसके पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक की जो वीडियो बनी है उसमें से आप लोगों को कितनी हेल्प मिली? जो अब तक आप लोगों को पढ़ा है एग्रीकल्चर जियोग्राफी का जो एग्जाम था आप लोगों का, उसमें से अगर बढ़िया रिस्पॉन्स आए हों तो कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। जैसा रिस्पॉन्स उसमें देखने को मिला, जितने अच्छे क्वेश्चन उसमें मिले थे, वैसे ही इस वीडियो में भी पूरा का पूरा जो है मेन टॉपिक मैंने अपलोड किया है। इस पूरे प्लेलिस्ट को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% एग्जाम में आप कुछ बढ़िया करके आए, ठीक है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? संघात्मक राज्य क्या होता है? याद रखना, ये जो तीनों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना, आशा है इनके आने की। तो देखिए, लिखा गया है, संघात्मक राज्य अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले होते हैं। यानी भैया, जो संघात्मक राज्य होते हैं वो बड़े होते हैं आकार में। इनमें कई क्रोड पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनमें इन राज्यों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। मतलब प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, मतलब अलग अलग सांस्कृतिक लोग इसमें रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग इसमें रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग इसमें रहते हैं। इनमें कई प्रजाति एवं धर्म के लोग जो होते हैं भैया निवास करते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि जो संघात्मक राज्य होता है, जैसे नाम से पता चला, देखिए एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक क्या होता है? एक शक्ति वाला होता है, एक केंद्रीय शक्ति वाला राज्य, ठीक है ना, जिसमें तमाम प्रकार की विविधता आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और आपका संघात्मक, जैसे संघात्मक, भारत जो है आपका एक संघात्मक राज्य है, ठीक है ना। संघात्मक मतलब इसमें संघ मिला करके रहता है, इसमें त्रिस्तरीय शक्ति पाई जाती है, ठीक है ना, त्रिस्तरीय सरकार जो है इसमें देखने को मिलती है। तो वही कह रहा है, जो संघात्मक राज्य होते हैं ये भैया अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले होते हैं एकात्मक राज्य के, ठीक है ना। इनमें कई क्रोड पाए जाते हैं, ठीक है ना।
इन राज्यों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है और इनमें भैया कई प्रजाति एवं धर्म के लोग निवास करते हैं। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है कि संघात्मक राज्य में त्रिस्तरीय प्रशासन व्यवस्था पाई जाती है। त्रिस्तरीय प्रशासन व्यवस्था मतलब एक केंद्र सरकार रहेगी, एक राज्य सरकार रहेगी और आपकी एक स्थानीय सरकार रहेगी। संघ सरकार जैसे आपका जो केंद्र सरकार हो गया, जो पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर हो गए, मोदी जी जो हो गए, ठीक है ना। उसके बाद आपका प्रांतीय सरकार आपका जो हो गया, जैसे आपका स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ सरकार हो गई, स्टेट गवर्नमेंट आपका जो होता है प्रांतीय सरकार में आ जाएगा, और आपका जो है या फिर आप जिला वाइज कह सकते हो, प्रांतीय सरकार में आ जाएगा। स्थानीय सरकार में जो आपके प्रधान वगैरह होते हैं, ठीक है ना, ये सब आपके स्थानीय सरकार के अंतर्गत आ जाएंगे। जिला पंचायत वगैरह जो होते हैं, सांसद वगैरह जो होते हैं, ठीक है, विधायक वगैरह, ये सब आपके स्थानीय मतलब सरकार के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें भैया त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जो है पाई जाती है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, क्या है आपका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत भी जो है एक संघात्मक राज्य है, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, नाइजीरिया, तंजानिया आदि जो भैया हैं ये आपके संघात्मक राज्य के उदाहरण हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नृतात्विक क्या है, नृतात्विक या फिर सांस्कृतिक सीमाएं क्या होती, क्या है नृतात्विक या फिर सांस्कृतिक सीमाएं क्या होती हैं, इनके बारे में बताना है। तो देखिए लिखा गया है, ये सीमाएं ऐसी राजनीतिक समुदायों को पृथक करती हैं यानी अलग करती हैं जिनमें भाषाई, धार्मिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता मिलती है। यानी सीमाएं जो होती हैं अलग करने के लिए सीमा उठाया ही जाता है। तो ये सीमाएं जो होती हैं ऐसे राजनीतिक समुदायों को अलग करती हैं, पृथक करती हैं, जिनमें जो है भाषा के तौर पे और धार्मिक तौर पे या फिर सांस्कृतिक तौर पे भिन्नता मिलती है। ठीक है ना। इस प्रकार ये सीमाएं भाषा, धर्म, मानव जाति, ठीक है ना, मानव जाति संरचना, प्रजातीय संगठन, ऐतिहासिक परंपराओं आदि के आधार पर निर्धारित की जाती है। यानी भैया जो सीमाएं होती हैं किसके किसके आधार पर निर्धारित की जा सकती हैं, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, मानव जात के आधार पे, ठीक है ना, संरचना के आधार पे, प्रजातीय संगठन के आधार पे, ऐतिहासिक परंपराओं के आधार पर जो है इनका निर्धारण किया जा सकता है या फिर किया जाता है। यूरोप में इस प्रकार की जो सीमाएं हैं इनकी बहुलता देखने को मिलती है, मतलब इस प्रकार की सीमाएं यूरोप में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं क्या दिया गया है। नृतात्विक सीमाओं का निर्धारण जो है आसान है, परंतु इनका धरातल पर अंकन जो है एक कठिन एवं दुष्कर कार्य है। ठीक है ना भैया, जो आपके सांस्कृतिक सीमाएं होती हैं इनका निर्धारण तो बहुत आसान है, ठीक है ना, लेकिन अगर धरातल पर इनका अंकित किया जाए तो काफी कठिन कार्य साबित होता है। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रजाति एवं भाषाई जो समूह होता है एकदम अलग अलग ना पाए जा करके उनके मध्य संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है। यानी भैया जो जाति, प्रजाति और भाषाई लोग होते हैं इनका जो समूह होता है वो जरूरी नहीं अलग अलग हो, एक मिक्सअप रूप में होते हैं, संक्रमण रूप क्षेत्र के रूप में ये लोग पाए जाते हैं। तो इसमें जो होता है सीमा इसी संक्रमण क्षेत्र से होकर खींची जाती है, जिसके होता क्या है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ओर जनसंख्या का हस्तांतरण हो जाता है। भैया सीमा के इस पार भी कुछ मतलब मान लीजिए दो सीमा खींची गई है, इस सीमा के इस पार भी जो है कुछ इधर के आपके भाषा वाले लोग रहेंगे और इस सीमा के पार मतलब दो इस बीच में सीमा है, इधर दो राज्य आपके स्टेब्लिश किए गए हैं, दो क्षेत्र बांटे गए हैं। हो सकता है कि इस भाषा वाले लोग, इस जात के लोग, कुछ लोग इसमें भी मिल सकते हैं और इस भाषा के लोग जो है कुछ लोग इसमें भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, ये चीजें हो सकती है इसमें। आई थिंक वीडियो आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिस भी व्यक्ति को इसकी जरूरत है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।